नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 में बहुत अच्छी पढ़ाई करके A+ ग्रेड लाने की इच्छा जो रखते हैं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। देखिएगा, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं दो विशेष प्रकार के टेंशन मेंबर्स के बारे में। हम जो सेक्शन काम में लेते हैं ना, रेट्स है, एंगल्स हैं। अब केवल मेंबर्स आप डिजाइन कर रहे हैं, जो टेंशन फोर्स लेते हैं उससे क्या होगा? हमें डिजाइन ज्वाइन भी करना पड़ता है ना। तो आज हम बात करेंगे कनेक्शंस की, यानी कि जोड़ की। जब हम बात करते हैं टेंशन मेंबर में कनेक्शंस की, तो तीन बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए: बोल्ट, वेल्ड और गजर प्लेट। गजर प्लेट के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल बोल्ट के बारे में। इस वीडियो में केवल और केवल बोल्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा और अगले वीडियो में वेल्ड और गजर प्लेट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे, इन दिस वीडियो वी डिस्कस ओनली बोल्ट। कि जो बोल्ट है उसमें क्या क्या शब्दावली काम में आती है, टर्मिनोलॉजी, बोल्ट की स्ट्रेंथ से क्या मतलब होता है, कैसे निकालते हैं, इत्यादि इत्यादि कोड का प्रयोग करके। यद्यपि आपका जो सिलेबस है उसमें बोल्टेड और वेल्डेड जॉइंट तो नहीं है। आपके लिए बोल्टेड और वेल्डेड जॉइंट के क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, कोर्स में नहीं है। लेकिन टेंशन मेंबर हो या स्ट्रट हो, यानी कि कंप्रेशन मेंबर जो होता है ना, वो अगर आप डिजाइन करके उनको गजर प्लेट के माध्यम से जोड़ेंगे नहीं, तो जो बल है वो संचारित कैसे होगा? फोर्स को अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो आपको जोड़ तो लगाना ही पड़ेगा, जॉइंट तो बनाना पड़ेगा। और जॉइंट बनाने के लिए बोल्ट और वेल्ड होते हैं, साथ में गजर प्लेट भी होती है। अगर मैं आपके कोर्स की बात करूं, इफ आई डिस्कस अबाउट योर स्टडीज, देखिएगा मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। ये देखिएगा, ये आपका जो पहला चैप्टर है आपका इस सब्जेक्ट का, 1.1, 1.2, 1.3, 1.1 के अंदर आ गया टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड फॉर टेंशन मेंबर्स। दूसरा 1.2, ये पूरा चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ये है इंट्रोडक्शन टू strength of tension members by yielding of section, rupture of net cross section and block shear. फिर है डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड सिंगल एंगल एंड डबल एंगल टेंशन मेंबर्स विद बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस। देख रहे हैं आप, विद बोल्टेड एंड वेल्डेड। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस मैंने हाथ से लिखा हुआ है, विद बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस। यानी अगर आपको बोल्ट और वेल्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी और गजर प्लेट के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो इनको कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? तो मैंने क्या किया है, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये केवल टेंशन मेंबर में काम नहीं आएगा, ये आगे कंप्रेशन में भी काम आएगा और आगे बहुत काम आएगा ये। तो मैंने इसको डिटेल में ले लिया, पहले बोल्टेड को फिर वेल्डेड को। ये करेंगे तो ये सारे हो पाएंगे। तो ये लेना जरूरी था। तो अब मैं ले रहा हूँ बोल्टेड कनेक्शंस को, बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ मैं। देखिए बुक में तो ये बहुत ज्यादा डीप में है और बुक से आपको शायद समझ में नहीं आएगा। हमें यहाँ बोल्ट के बारे में कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो डीप में नहीं जाना हमको। इसकी बनावट कैसी, कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल टू द पॉइंट बात करनी है कि बोल्ट की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, बस दो चीज पढ़नी है। तो आप एक बात समझ लें, बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालेंगे दो प्रकार से, एक तो शेयरिंग में, एक बियरिंग में। दो बातें नोट कर लीजिएगा, नोट क्या करना, अभी आएगा धीरे धीरे सब आ जाएगा। शेयरिंग और बियरिंग, और इन दो में से जो स्ट्रेंथ कम होती है वो बोल्ट की स्ट्रेंथ कहलाती है। शेयर में क्या होता है, चलो कुछ बात है अपन समझ लेते हैं।
तो जब तक खाली पेज नहीं होगा ना, पढ़ने में मजा नहीं आता है। देखिए, बोल्ट का जो होता है, स्ट्रेंथ निकालते हैं, वो निकालते, एक तो निकालते शेयरिंग में, एक निकालते बियरिंग में। शेयरिंग को कहते हैं अपरूपण, बियरिंग को कहते हैं धारण। मान लीजिए शेयरिंग में स्ट्रेंथ आ रही है किसी बोल्ट की 12,000 न्यूटन और बियरिंग में आ रही है 10,500 न्यूटन, स्ट्रेंथ क्या मानी जाएगी? कम वाली, 10,500 न्यूटन। अगर शेयरिंग में 12,000 न्यूटन है, बियरिंग में मान लीजिए 12,200 न्यूटन है, तो किसकी मानी जाएगी? शेयरिंग वाली 12,000। जो कम होती है ना, वो स्ट्रेंथ होती है। अब शेयरिंग का शब्द जो है, ये आपने मैकेनिक्स ऑफ मेटल में पढ़ा हुआ है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स के अंदर। बोल्ट की शेयरिंग कैसे होती है समझना पड़ेगा। देखिएगा, जैसे ये प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, और ये एक बोल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बोल्ट दिख रहा है। अब ये जो प्लेट ऊपर वाली है, इसको ऊपर इधर खींच रहे हैं और इस प्लेट को इधर खींच रहे हैं, बोल्ट लगा रहे हैं। ये जो बोल्ट है बीच में, ये देखो यहाँ से कोशिश की जाएगी इन दो प्लेट के द्वारा इस बोल्ट को यहाँ से काट दे। शेयरिंग यानी कि कर्तन। आपको पता होगा मैकेनिक्स ऑफ मेटल के अंदर जो शेयरिंग के अंदर होता है, रेजिस्टिंग एरिया वो फोर्स के पैरेलल होता है, तो ये यहाँ से कट जाएगा। ये सिंगल शेयर है। क्या है? सिंगल शेयर, एकल तल अपरूपण, जहाँ शेयरिंग एक प्लेन पे होती है। ये कहलाता है लैप जॉइंट। इट इज लैप जॉइंट। ऐसा लैप जॉइंट भी होता है, देखिएगा, ये डबल लैप जॉइंट है। अंदर क्या मिलेगा आपको कि ये तीन प्लेट मिलेगी आपको। ये ऊपर की प्लेट है, ये नीचे की है, और ये बीच वाले आगे चली गई। ये देखिए आप, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3। ये बीच वाली है। ये देखिए, एक प्लेट है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है। अब अगर मैं यहाँ से खींचूं फोर्स पी लगाकर, ये फोर्स पी है, तो यहाँ मैं कहूंगा इसको P/2, P/2, क्योंकि दोनों तरफ होना चाहिए ना बराबर। अब आप जब ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे देखिए डबल शेयर, ये बोल्ट यहाँ से भी कट रहा है और यहाँ से भी कट रहा है। ये डबल लैप जॉइंट है। इट इज डबल लैप जॉइंट, और इसके अंदर बोल्ट दो जगह से कट रहा है। यानी आपको अगर स्ट्रेंथ निकालनी है ना, तो अगर सिंगल लैप जॉइंट में स्ट्रेंथ P है, तो डबल लैप जॉइंट में स्ट्रेंथ जो होगी वो 2P हो जाएगी, क्योंकि ये मजबूत हो गया ना। यहाँ दो जगह इसका विरोध करना पड़ रहा है, यानी ये जो फोर्स लगता है ना, इसका विरोध दो जगह हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यहाँ पे एरिया जो होता है ना शेयरिंग के अंदर डबल हो गया, अगर वो सेम बोल्ट है तो। अब एक होता है सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। देखिएगा, ये दो आपके मेन प्लेट हैं, कुछ गैप लगा के, देख रहे हैं आप, ये हमारी कवर प्लेट है, जो ढक्कन प्लेट भी कहते हैं। लेकिन ये कवर प्लेट ऊपर ही है, नीचे नहीं लगी हुई है, और यहाँ हमने बोल्ट लगा दिए। यहाँ भी बोल्ट है, यहाँ भी बोल्ट है। अच्छा, ये आपको दिख रहा है एक बोल्ट, ये जरूरी नहीं कि एक ही हो, ये तो इसका सेक्शनल एलिवेशन है। अगर मैं इसका प्लान बनाऊं, इसको ऊपर से देखूं, हो सकता है एक नहीं, ये चार हो एक लाइन में, लेकिन यहाँ आपको एक ही दिखेगा।
इसी तरह से यहाँ आपको ये दिखने में 2 दिख रहे हैं, लेकिन इधर भी 4 हो सकते हैं, इधर भी 4 हो सकते हैं, ये प्लान दिखेगा। अगर ये बट जॉइंट है, ये देखिए पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और ये आपकी कवर प्लेट है। ये तो मेन प्लेट है, ये है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ था, ये वाली और ये वाली दोनों, ये कहलाती मेन प्लेट्स। और ये जो है ऊपर वाली, ये है कवर प्लेट। और यहाँ लगता है फोर्स साइड, ये वोल्ट है। पहले रिवेट भी कम आते थे, लेकिन आजकल आपके कोर्स में रिवेट वाला सिस्टम खत्म कर दिया है, लिमिटेड स्टेट में वोल्ट ही काम आता है। यहाँ देखिए एक जगह से कट रहा है, सिंगल शेयर है ना, ओनली सिंगल शेयर। ये सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट है। नॉर्मली इसमें अगर इसकी थिकनेस को मैं टी कहूं और इसकी थिकनेस को मैं T1 कहूं, नॉर्मली जो T1 होता है वो T से छोटा होता है, यानी कवर प्लेट की मोटाई जो होती है वो मेन प्लेट की मोटाई से कम होती है। अब बात करते हैं डबल कवर बट जॉइंट। इसमें क्या होता है, एक आप देख रहे हो ये प्लेट है, दूसरी इससे, ये देखिएगा ये ऊपर एक कवर प्लेट है और नीचे भी कवर प्लेट है, दो दो जगह लगा दी कवर प्लेट। और यहाँ लगा दी आपकी बोल्ट, 1 2, इधर भी देखिएगा 1 2। ये मत समझना कि सिंगल था तो एक लगा, डबल था तो ऐसा नहीं, यहाँ 2 हो सकते हैं, यहाँ एक भी हो सकता था। ये तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा फिगर को समझाने के लिए कर देता हूँ। ये आपकी मेन प्लेट है, यहाँ तक ये भी मेन प्लेट है, और ये कवर प्लेट है पूरी, ये भी कवर प्लेट है। यहाँ आपने फोर्स लगाया P, फोर्स लगाया P आपने, तो यहाँ देखिएगा आपको बोल्ट कितने दिख रहे हैं, 2। और हो सकता है कि ये इस एक रो के अंदर 4 बोल्ट हो, ये भी 4 बोल्ट हो, ये भी 4 बोल्ट हो, ये भी 4 बोल्ट हो। तो यहाँ कितने बोल्ट हो गए, 4 और 4 8, यहाँ भी कितने हो गए, 4 और 4 8। तो आप बोल्ट की संख्या क्या मानेंगे, कहीं 16 मत कह देना। बट जॉइंट के अंदर टकरी जोड़ जो होते हैं ना, 2 प्लेट की टक्कर लग रही है यहाँ पे, टकरी जोड़ में बट जॉइंट के अंदर ये जो जॉइंट बन रहा है ना, जहाँ 2 मेन प्लेट आके मिलती हैं, उसके एक ही तरफ के जो नंबर होता है बोल्ट के, वही बोल्ट की संख्या मानी जाएगी, क्योंकि उधर ही फोर्स P है, उधर ही फोर्स P है। हाँ, ये जो लेफ्ट जॉइंट है, चाहे सिंगल लेफ्ट जॉइंट हो चाहे डबल लेफ्ट जॉइंट हो, इसमें अगर ये 4 है तो 4, 8 है तो 8, 5 है तो 5, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जितने एक साइड में जॉइंट के, वो संख्या मानी जाएगी। अब आप कहेंगे सर इधर 8 वोल्ट है उधर 10 वोल्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा नंबर ऑफ वोल्ट जितने इधर होंगे उतने ही उधर होंगे, डेफिनेट है। तो इसके अंदर ये 4 4 8 8 वोल्ट करेंगे, 8 इधर होंगे 8 इधर होंगे, लेकिन आपको एलिवेशन में मात्र 2 नजर आ रहा है। यहाँ पर भी ये जो वोल्ट है 2 जगह से कट रहा है, देखो यहाँ से भी कट रहा है और यहाँ से भी कट रहा है, डबल शीर हो गया, इसे कहते हैं दोहरा अवरोपण। तो डबल शीर कब कब होता है, एक तो डबल लेफ्ट जॉइंट में, एक डबल कवर बट जॉइंट में। सिंगल शीर कब होता है, सिंपल सिंगल लेफ्ट जॉइंट कहते हैं, केवल लेफ्ट जॉइंट। और एक यहाँ पे सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। आपके मोस्टली ये काम आएगा, या ये काम आएगा, या ये काम आएगा, ये नॉर्मली आपके काम में नहीं आएगा। लेकिन आपको सिंगल शेयर और डबल शेयर का आइडिया होना बहुत जरूरी है। यानी अगर कोई बोल्ट एक तल पर कटता है, एक प्लेन पर, तो सिंगल शेयर, और 2 प्लेन पर कटता है एक साथ तो डबल शेयर। ये बात बतानी जरूरी थी। अब बात करते हैं बीरिंग की। तो बीरिंग में क्या होता है, बोल्ट कटता नहीं है, बोल्ट घिसता है। मतलब बीरिंग हो गई, उसकी सरफेस इसकी रगड़ खा गई और वो कमजोर पड़ गया, कटता नहीं है, लेकिन वो घिसकर बाद में कमजोर बन जाता है। तो हमको स्ट्रेंथ निकालनी आनी चाहिए स्टीयरिंग में और बीरिंग के अंदर, और उसके बाद जो कम होगी उसकी बोल्ट की सामर्थ्य कहलाएगी, बोल्ट की स्ट्रेंथ कहलाएगी।
हम बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो मैं फिर पहले कह चुका हूँ कि एक बार आप पेन कॉपी साथ लेके बैठे, हर चीज को मेरे साथ साथ नोट करें। कोड का, हैंडबुक का जो पेज नंबर बताया था वो नोट करते चले जाए। एक बार आप नोट करेंगे फिर खुद सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा हर चीज। तो देखिएगा, बोल्ट बोल्ट के लिए नॉर्मली जो साइज होती है वो कहते हैं M5 to M36। यहाँ 5 का मतलब इसका डायमीटर है। M5 तो बोल्ट का डायमीटर 5 mm, M36 यानी बोल्ट का डायमीटर 36 mm। ये मीनिंग समझ लो आप। अब जो कॉमनली यूज जो बोल्ट है, कॉमनली यूज जो बहुत ज्यादा काम आएंगे आपकी स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर, वो है 16 mm, 20 mm, 24 mm और 30 mm। और इसमें भी ये 16 और 20 बहुत ज्यादा काम आएंगे। अच्छा, कई बार आपके पेपर में बोल्ट की साइज दी नहीं होती है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। आपके पेपर में लिखा मिलेगा आपको स्टील डिजाइन के अंदर, यार से डिजाइन जो पेपर होता है ना 5001, कि कोई डाटा अगर नहीं दे रखा तो आप खुद एज्यूम कर लो। ऐसा नहीं कि हमको दिया नहीं है सवाल कैसे करेंगे। तो नॉर्मली 16 या 20 mm का बोल्ट मान लिया जाता है। अब जो बोल्ट होते हैं उनके ऊपर निकालेंगे एक तो स्ट्रेंथ, और एक निकालेंगे ईल्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। कैसे, जरा देखिए इसको। ये स्ट्रेंथ मैं लिखना भूल गया हूँ। अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड ईल्ड स्ट्रेंथ। अल्टीमेट को बोलते हैं चरम सामर्थ्य, ईल्ड को बोलते हैं पराभव सामर्थ्य। ये बोल्ट की निकालना, ये सवाल बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पे। आप ये वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एमसीक्यू तैयारी हो रही है, ये ध्यान रखना। अच्छा, मैंने जो पहला एमसीक्यू आपका लिए लिया है टेस्ट के रूप में, बहुत जल्दी आएगा वो केवल टेंशन मेंबर पर है। और बाद में 1B जो चैप्टर होगा उसमें होगा केवल कंप्रेशन मेंबर पे। और एक मैं एमसीक्यू लूंगा जिसमें कि बोल्ट और वेल्ड का सामूहिक उसमें बनेगा, वो लूंगा। तो बोल्ट की जो ग्रेड है, कई ग्रेड होती है, पर मैं आपको कॉमनली जो है, जैसे 4.6 ग्रेड का बोल्ट है और 8.8 ग्रेड का बोल्ट है, इसको मैं समझा देता हूँ क्या मीनिंग होता है। अगर कोई बोल्ट आपके 4.6 ग्रेड का है तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, उसकी ईल्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, ये समझ लो आप। देखिएगा, ये जो 4.6 है ना, इसमें पॉइंट पहले क्या लगा हुआ 4, इसको 100 से गुणा कर दो, 400, तो 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब निकालनी है ईल्ड स्ट्रेंथ। कैसे निकालेंगे, ये जो 400 लिखा ना, इसको 0.6 से गुणा कर दो। ये ना 0.6, तो 400 इंटू 0.6 करो, कितना हो गया 240 न्यूटन पर। बड़ा सिंपल है, इस पे एमसीक्यू आएंगे, आप आराम से कर लेंगे। अब अगर कोई 8.8 ग्रेड का बोल्ट है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी 800 न्यूटन पर एम, इसको 8 इंटू 100, और ये जो 800 आई है इसको 0.8 से गुणा कर दो, यानी कि 640 न्यूटन पर एम। इस पर हो गई इसकी ईल्ड स्ट्रेंथ, यानी कि पराभव सामर्थ्य। शॉर्ट में कहूँ, अगर ये ए पॉइंट बी, ए का मतलब क्या है, ए कैसे निकाली, जैसे मान लो आपको दे दी है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसकी 400 है, तो ए क्या होगा, 400 में 100 का भाग लगा दो। जैसे मैंने यहाँ 4 को 100 से गुणा किया था ना, वैसे 400 में 100 का भाग लगा दो, 4 आ गया। ये देखिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ में 100 का भाग लगा देगी तो ए आ जाएगा। डॉट बी यानी कि पॉइंट बी, ये कैसा आएगा, आपको ईल्ड स्ट्रेंथ में अल्टीमेट स्ट्रेंथ का भाग लगाना है, यानी कि 240 में 400 का भाग लगाना है। 240 बटा 400 कितना होता है, 0.6 होता है, तो पॉइंट बी है। यानी पॉइंट बी कैसे प्राप्त होगा, अगर आप ईल्ड स्ट्रेंथ में अल्टीमेट स्ट्रेंथ का भाग लगाएंगे तो ये पॉइंट बी आ जाएगा। तो ये ए पॉइंट बी मैंने नोटेशन लगाया, ये जरा ध्यान रखें आप। अब बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट, किसी बोल्ट की सामर्थ्य कैसे निकालेंगे। देखिए, मैंने बताया इसके अंदर लेसर ऑफ यानी कि कम, इट्स शीयर स्ट्रेंथ एंड इट्स बीरिंग स्ट्रेंथ, यानी बोल्ट की शीयर में जो सामर्थ्य होती है, शीयरिंग में,
और जो बीरिंग होती है उसमें से जो कम होती है वो बोल्ट की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि अपरूपण सामर्थ्य और धारण सामर्थ्य में से कम वाली जो होती है। अब आपको ये दोनों निकालने आने चाहिए। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं, सब कुछ कोड ने तय कर दिया है। मतलब आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको तो केवल ये पेज नंबर याद रखना है बस कि कहाँ है। देखिए, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट, बोल्ट की अभिकल्प अपरूपण सामर्थ्य, देखिएगा पेज 75 10.3.3 कोड का निकालेंगे। 10 पेज 75, देखिएगा ये पेज नंबर 75 दिख रहा है आपको, और क्लॉज नंबर क्या है? 10.3.3, 10.3.3 दिख रहा है आपको, 10.3.3 shear कैपेसिटी ऑफ बोल्ट्स। इसके लिए सीधा फॉर्मूला दे रखा है। अब जो मैंने पेज में लिख दिया, क्लॉज दिखा दिया ना, अब मैं बार बार इस पे फोकस नहीं करूंगा, मैं फोकस करूंगा अपने यहाँ पर। ये बड़ा लिखा ना मैंने, आपको समझने में आसानी होगी। और ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये कोड में लिखा हुआ है इस पेज पर, पेज नंबर ध्यान रखना आपको बस। ये होता है, क्या लिखा मैंने? डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। तो वी जो है ना एक वर्ड, ये शेयर के लिए काम आता है। यहाँ पे देखो, एस का मतलब शेयर है, डी मतलब डिजाइन है, बी मतलब बोल्ट है। तो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, उसके लिए फॉर्मूला है वी एन एस बी अपॉन, ये आपके दे रखा है रो एम बी, या गामा बोल दो इसको, गामा एम बी बोल दो। ये एक फैक्टर जो बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, आंशिक सुरक्षा गुणांक। अभी समझाएंगे इस बार, ये इसमें क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, और बड़ा इंपॉर्टेंस वाला ये। लेकिन अभी फिलहाल याद कर लीजिएगा, वी एन एस बी अपॉन गामा एम बी, ये सब मिलेगा पेज 75 पर। वी एन एस बी क्या है? व्हाट इज वी एन एस बी? ये नॉर्मल शेयर कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट। और गामा एम बी क्या है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट मटेरियल, बोल्ट का जो मटेरियल है उसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। अब ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है आपके 3 नंबर का। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये देखिए बोल्ट के लिए होता है, बोल्ट का मटेरियल जो होता है उसके हिसाब से। ये फोर्स के लिए भी होता है, अलग अलग इसकी कैटेगरी होती है। लेकिन इन जनरल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर? अगर आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर समझना है तो इसकी अगर पढ़नी डेफिनेशन, ये एग्जाम आता है इसलिए कह रहा हूँ डेफिनेशन, ये पेज 4 क्लॉज 1.3.69, 1369 पेज 4। अच्छा, ये जो 1369 है ना, ये क्लॉज 1.3 में आता है। ये है पूरा टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी यानी कि अलग अलग जो पद होते हैं उसकी पूरी एक व्याख्या कर रखी है। ये 119 टर्म दे रखी है, 119 पद दे रखे हैं इसके अंदर। आप सोचो, कई बार इसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको 2 नंबर के सवाल के अंदर, 3 नंबर के सवाल के अंदर, वो सारे टर्म्स इस किताब के अंदर ही है। तो हमें देखना पेज नंबर 4 1.3.69, पेज नंबर 4। ये देखिएगा 4 का पेज नंबर 4 लिख गया। और कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट नंबर इसका है, देखिएगा 10.3.3 आपको मिलेगा यहाँ पर। ये नहीं, सॉरी सॉरी, नीचे ये रहा, पेज नंबर 4 1.3.69, ये देखिएगा 1.3.69 दिख रहा है आपको। ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये पूरी परिभाषा दे रही है आप इसकी। मतलब आपको
कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आंसर मिलेंगे आपको कोड के अंदर कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। ये आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ पहले तो यहाँ पे अक्सर वो छोटे हैं ना, पढ़ाने में दिक्कत आएगी। एक बार ये बता दिया, इसको नोट कर लो। अब मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा जो भी कोड लिखा है मैंने उसको यहाँ पे संक्षिप्त में समझा दिया है। पहली बात आप समझो कि जो भी होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वो नॉर्मली एक से ज्यादा होता है। ये पहली चीज। पार्शियल जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, एक ऑप्शन आया मोर देन वन, एक आता है लेस देन वन, एक आता है इक्वल टू वन, एक आता है इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे जो मोर देन वन है वो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अगर डीपली स्टडी करेंगे, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। छोटे छोटे जो होते हैं तो नॉर्मली पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एक से ज्यादा होता है। अब देखिएगा ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। देखिए जो एक्चुअल लोड लग रहा है स्ट्रक्चर पर, एक्चुअल लोड जो वास्तव में कार्य कर रहा है, उसको जब हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से गुणा करेंगे, व्हेन एक्टिंग लोड जो एक्ट कर रहा है एक्चुअल में, उसको गुणा करेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, आपको डिजाइन लोड मिल जाएगा। यू मे गेट डिजाइन लोड बाय मल्टीप्लाइंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर टू एक्टिंग लोड। दिखती बात है, ये चूंकि वन से ज्यादा होता है तो डिजाइन लोड एक्चुअल लोड से यानी एक्टिंग लोड से ज्यादा ही होगा। और जो डिजाइन लोड है उससे ज्यादा रेजिस्टिंग लोड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन फोर्स, डिजाइन हो रहा है मान लीजिए 120 न्यूटन फोर्स के लिए, और जो प्रतिरोध हो रहा है उस स्ट्रक्चर द्वारा वो होना चाहिए 150 न्यूटन। तो दिखती बात है प्रतिरोध तो ज्यादा होना चाहिए ना, वो ज्यादा का प्रतिरोध कर सकता है तभी तो पास होगा वो, वरना फेल हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें। इसका मतलब हमारे पास पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की एक परिभाषा आ गई। क्या? डिजाइन लोड के अंदर एक्टिंग लोड का भाग लगा, ये परिभाषा हो गई। व्हेन डिजाइन लोड इज डिवाइडेड बाय एक्टिंग लोड यू विल गेट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। और एक तरीका और भी है, अगर आप रजिस्टिंग लोड जो है, जो लोड रजिस्ट किया जाता है स्ट्रक्चर के द्वारा, उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का भाग लगा दो तो आपको डिजाइन लोड मिल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू रजिस्टिंग लोड अपॉन डिजाइन लोड। देखिए यहाँ क्या था, डिजाइन लोड अपॉन एक्टिंग लोड, यहाँ कह सकते हैं डिजाइन लोड अपॉन वर्किंग लोड। और यहाँ क्या है, रजिस्टिंग लोड अपॉन डिजाइन लोड। यहाँ डिजाइन लोड ऊपर है, ये डिजाइन लोड नीचे है, या नीचे है एक्टिंग, यहाँ ऊपर है रजिस्टिंग। ये दोनों बातें ध्यान रखें, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सही है आपके लिए। आप अगर ये देखिएगा, अगर आप यहाँ पे एक्टिंग लोड को गुणा करेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से तो आ जाएगा डिजाइन लोड आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिएगा आप अगर गुणा करेंगे डिजाइन लोड को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से तो आ जाएगा रजिस्टिंग लोड आ जाएगा। अब ये बात समझ लो, अगर आपके कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये पूरा 3 मार्क्स के क्वेश्चन का जवाब है आपके सामने, सारा जवाब है। यहाँ एक मैंने बड़ा नीचे ब्रीफ कर दिया आपके लिए। रजिस्टिंग लोड इज मोर देन डिजाइन लोड एंड इट इज मोर देन एक्टिंग लोड। यानी एक्टिंग लोड से ज्यादा होगा डिजाइन लोड, और डिजाइन लोड से ज्यादा होगा रजिस्टिंग लोड। आप चाहे तो रजिस्टिंग लोड में डिजाइन लोड का भाग लगा दें, यू विल गेट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। और आप चाहे तो डिजाइन लोड में भाग लगाएगा एक्टिंग लोड का, तो मिल जाएगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। यानी दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस, ये सेम होता है। मुझे आशा है कि ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, हम बात कर रहे थे डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, पेज नंबर 75 पे मिलेगा, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। वी एन एस बी अपॉन गामा एम बी। ये गामा एम बी जो है ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट मटेरियल। देखिए एम का मतलब मटेरियल, बी का मतलब बोल्ट, ये आपको मिलेंगे टेबल में। हाँ अभी समझा, अगला पेज। अब ये जो वी एन एस बी है ये वाला, ये और नॉमिनल शेयर कैपेसिटी, देखो ये तो है डिजाइन शेयर कैपेसिटी,
ये तो है डिजाइन shear कैपेसिटी ऑफ बोल्ट और ये है नॉमिनल shear कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो जो नॉमिनल shear कैपेसिटी होती है ना, उसका फॉर्मूला ये है एफ यू बी इंटू ए एन बी अपॉन रूट थ्री। इसको याद कर लो। ये एक्चुअली पेज नंबर वही पेज है, सेम पेज वही है 75 10.3.3 पेज 75। देखिएगा ये एक फॉर्मूला है, ये देखिएगा दिख रहा है आपको v, ये आपको कोड में साफ नहीं दिख रहा होगा, दरअसल ये वी एन एस बी है। ये वी एन एस बी इजिकल टू, आप अगर देखेंगे यहाँ पे ये था फॉर्मूला वी डी एस बी इजिकल टू वी एन एस बी अपॉन सिग्मा एम बी। और ये जो वी एन एस बी है इसका फॉर्मूला ये है एफ यू अपॉन रूट थ्री। एफ यू अपॉन, देखो अभी तो आपको मोबाइल इसमें वीडियो में दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा अक्षर है, लेकिन जब आप कोड देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा। ये फॉर्मूला जो है आपको दे रखा है सारा। इसमें क्या होता है, ये दो चीजें आपके जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो एन एन, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एन एन, यहाँ पे ये एन एन, ये जो होता है वन होता है, दिस वन। एक होता है यहाँ पे एन एस, एन एस ये जीरो होता है। आपको जो बोर्ड्स काम आएंगे, आपको जो सीमा है जो पाठ्यक्रम की, ये नॉर्मली सब में ऐसा ही होता है। जब ये चीज जीरो हो गई, कौन सी, ये वाली, जब ये चीज जीरो हो गई, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो, ये जीरो हो जाएगा। और ये आपका कितना है, वन है। ये है ए एन बी, ए एन बी इंटू वन करेंगे तो ए एन बी आ जाएगा। और ये एफ यू, एफ यू ए एन बी अपॉन रूट थ्री, बस सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। तो आप क्या करें, हमेशा ये फॉर्मूला याद रखें। याद क्या रखना, लिखा है उसके अंदर, मैंने यहाँ लिख दिया है एन एन इजिकल टू वन। एक टर्म है जो आप इसको अभी याद नहीं रखें तो ठीक है, क्यों आप ज्यादा चक्कर पड़े इसमें। और एन एस इजिकल टू जीरो, हम इस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे। वो कर दीजिए, बन गया एफ यू बी इंटू ए एन बी अपॉन रूट थ्री। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते करते अपना भी आपका हाथ चलने लग जाएगा। अब ये एफ यू बी क्या है, एफ यू बी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। बोल्ट की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ याद कीजिए, मैंने बताया था 4.6 ग्रेड का जो बोल्ट होगा उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है ना, वही है यहाँ पे। और ए एन बी क्या है, ए एन बी है नेट शेयर एरिया ऑफ बोल्ट, नेट शेयर एरिया ऑफ बोल्ट। ये आपको याद रखना होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू 0.78। ये आपको कोड में नहीं मिलेगा, 0.78 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, 0.78 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डी है बोल्ट का डायमीटर, ध्यान दीजिएगा बोल्ट का डायमीटर एमएम में। अब जैसे मान लीजिए कोई M10 बोल्ट है, डायमीटर कितना हो गया, 10 mm हो गया ना। कई बार बोल्ट को इस प्रकार से भी शो करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। कई बार सवाल में आपको ऐसे मिलेगा ए बोल्ट हैविंग डेजिग्नेशन M10 इंटू 1.5 इंटू 40, M10 गुणा 10 1.5 गुणा 40 का मतलब बोल्ट की जो डायमीटर है वो तो है 10 mm। पिच यानी बोल्ट में जो चूड़ियां हैं, थ्रेड्स, उसका पिच है 1.5 mm और बोल्ट की लंबाई है 40 mm। ये ध्यान रखिए आप। और कभी बोल्ट की, और नॉर्मली आपको बोल्ट इसमें मिलेगा, ये नॉर्मली नहीं मिलता, लेकिन मिल जाएगा भाई तो मैं, मेरी ड्यूटी बनती है सब तरह से समझाना। अगर ऐसे मिल जाए आपको M16 इंटू 80, ये बहुत सिंपल है, 16 mm डायमीटर, 80 mm लेंथ। अगर ऐसा देते 3 में तो ये डायमीटर है, ये पिच है और ये लेंथ है, इसमें ये डायमीटर है और ये लेंथ है। अब ये जो आपके है यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, एक चीज जो यहाँ आ रही है इसके पिछले पेज पर,
ये पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 7 है, तो पेज नंबर सही है रहा, या ना यहाँ पे गामा एमबी, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट मटेरियल। इसके लिए देखिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके इतना ज्यादा काम आएगा, आपको मैं शब्दों में नहीं कह सकता। गामा एमबी कई तरह के जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है बोल्ट मटेरियल के और दूसरे प्रकार के बोल्ट से संबंधित, वो इसमें आते हैं। ये याद कर लो, पेज नंबर 30 टेबल नंबर 5, बहुत काम की, नोट कर लो, टेबल 5 पेज 30। तो देखिएगा टेबल 5 पेज 30। बहुत काम की है, मतलब आपको 2-3 सवाल करोगे ना आपको याद हो जाएंगे, और आपको ये पेज नंबर तक याद हो जाएंगे। आप पेज नंबर तक याद कर लेंगे, आपको पेज खोलने नहीं पड़ेगा कोड का, आप खुद बिना खोले लिख देंगे। देखिए टेबल नंबर 5, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर मटेरियल्स, और पेज नंबर 30, ये आपको सब कुछ मिलेगा। देखिएगा ऊपर जो आपको मिलेंगे 3 वैल्यूज, एक तो है 1.10, फिर 1.10, 1.25, 3 मान है ना, वो तीनों वैल्यू यहाँ दी हुई है, आपको मिलेगी यहाँ पे। ये पहली वैल्यू है आपके गामा एमओ, फिर गामा, दूसरी भी गामा एमओ ही है, और तीसरी जो है गामा एमएल। अब ये जो है पहली वाली, ये वाली, ये रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग। यील्डिंग में जो होता है ना रेजिस्टेंस, यील्डिंग का मतलब होता है उसका पराभव, और एक होता है रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर ऑफ बकलिंग ड्यू टू बकलिंग। ये दोनों बराबरी होते हैं, और दोनों की वैल्यू होती है यहाँ पे दे रखी है 1.10। तो आपके जो काम आएगा ये गामा एमओ काम आएगा, ये गामा, दोनों ही गामा एमओ ही है ये। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जब कभी गामा एमओ लिखा जाएगा किसी फॉर्मूले में, आपको आंख मीच कर 1.10 लेना है। एक है रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस, ये गामा एमएल, अल्टीमेट में यू एल आता है ना, यू एल, तो एल स्टैंड फॉर अल्टीमेट, ये गामा एमएल, एम आता है मेटेरियल, तो उस मेटेरियल की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना उसके हिसाब से ये आती है वैल्यू इसकी 1.25, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिएगा आपको 4 चीजें मिलेंगी। पहली चीजें हैं, दो तो बोल्ट की, ये रिवेट की, रिवेट को भूल जाओ, रिवेट आपके कहीं काम नहीं आना, रिवेट को भूल जाओ, और वेल्ड काम आएगा, लेकिन जब वेल्डिंग करें तो वेल्ड समझेंगे, अभी बोल्ट की बात चल रही है। तो बोल्ट 2 प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन टाइप और बेरिंग टाइप, हम इसकी डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखना है। और फॉर्चुनेटली दोनों के अंदर सेम वैल्यूज है, देखिए 1.25, 1.25, 1.25, 1.25। इसलिए जब कभी भी हम कहेंगे ये गामा एमएफ या गामा एमबी, गामा एमएफ और गामा एमबी दोनों के अंदर वैल्यू जो आएगी वो 1.25 आएगी। अब ये दो क्या है, ये है शॉप फैब्रिकेशन और ये फील्ड फैब्रिकेशन। शॉप का मतलब होता है अगर आप फैक्ट्री में, शॉप में, यानी जहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, वहां पे बोल्ट लगाने का काम करते हैं, तो ये सेफ्टी क्या लेंगे फैक्टर, ये अपने पार्ट सेफ्टी फैक्टर, और ये फील्ड में क्या लेंगे, तो कोड ने कहा दोनों में बराबर है, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25। अब बात आती है वेल्ड की, तो वेल्ड की बात वेल्ड में करने का भी क्यों कर, बोल्ट की बात चल रही है ना। तो बोल्ट के अंदर आपके देखिए ये चीजें काम आनी है, एक तो 1.10, एक 1.25, और ये भी देखिए 1.25 ही है सारे। तो बोल्ट में केवल 2 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आएंगे, केवल 2, इसको नोट कर लो। बोल्ट के अंदर केवल और केवल 2 वैल्यूज आपके सवालों में काम आनी है, इन केस ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, आंशिक सुरक्षा गुणांक, एक तो 1.1, एक 1.25। अब इसमें 3 वैल्यूज मिलेगी, ये मिलेगी आपको गामा एमओ, दोनों गामा एमओ है, ये गामा एमएल, और एक मिलेगी आपको गामा, यहाँ पे बोल्ट के अंदर मिलेगी, ये भी गामा एमएफ है।
फिक्सिंग टाइप, और ये गामा एम बी बीरिंग टाइप, तो दोनों ही बराबर है इसके अंदर, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे। ये हो गए आपके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले, पेज नंबर 30 टेबल नंबर 5 और बोल्ट एंड वेल के लिए फिलहाल बोल्ट की बात चल रही है। बोल्ट के लिए 1.25 है, चाहे स्टॉक हो चाहे वो व्हील में हो। अब बात आती है ये VDSB की, हम पहले लिख चुके हैं फॉर्मूला इसका, FUB इंटू ANB अपॉन 1.5 इंटू रूट 3। देखिएगा मैंने आपको भी बताया था पेज नंबर 6 पर, ये देखिएगा, अगर हम VNSB में गामा एमबी का भाग लगाएं तो आपको VDSB मिलेगा, और VNSB की जो वैल्यू है वो FUB ANB अपॉन रूट 3 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, FUB इंटू ANB अपॉन रूट 3, और ये 1.25 आ गया आपका, ये फिक्स हो गया यहाँ पे 1.25 फैक्टर ऑफ सॉरी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अब आप देखिएगा, आप चाहें तो एग्जाम में समय बचाने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा इसको याद कर ले 184.75 ANB। कारण क्या कि FUB जो होता है, और नॉर्मली 4.6 ग्रेड का बोल्ट ही काम आता है नॉर्मली, कभी कभार को दूसरा ग्रेड देते हैं, तो 4.6 में FUB कितना हो गया 400। आप 400 में भाग लगाए 1.25 का, फिर भाग लगाया रूट 3 का, तो 184.75 आएगा, और इंटू कर दें ANB, और ANB की वैल्यू में बता दूंगा, तो आपको याद करना है, इसको रट लें इसको, 0.78 इंटू π/4 d स्क्वायर, डी है बोल्ट का डायमीटर। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिंगल शेयर के लिए है। देखिए आपको मैंने अभी एक रफ पन्ने पे समझाया था, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका सिंगल शेयर है, ये भी सिंगल शेयर है, और ये डबल शेयर है, ये वाला भी आपके डबल शेयर है। तो सिंगल शेयर में जो बोल्ट होता है वो एक जगह से कटता है, और डबल शेयर में बोल्ट दो जगह से कटता है, तो जो बोल्ट का एरिया है ना, उसको ट्वाइस करने से कैपेसिटी भी ट्वाइस हो जाती है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिंगल शेयर के लिए। अगर आपको डबल शेयर चाहिए तो ये जो चीज आती है इस फॉर्मूले, उसको इंटू 2 करना है, या ये समझ लो आपको जो ANB है, ANB उसको कैसे निकालते थे सिंगल शेयर में, 0.78 इंटू π/4 d स्क्वायर। तो इस ANB को इंटू 2 कर दो, जब ANB को यानी बोल्ट के डायमीटर को इंटू 2 कर देंगे, तो फिर आपको ये भी दुगना मिल जाएगा। ये हो गया इसके अंदर, पेज नंबर 7 हो गया, अब पेज नंबर 8। तो आपको मैंने बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है शेयर में वो निकालना सिखा दिया है। मैं अभी टाइम ले रहा हूँ हर चीज को समझाने में, अभी मैं जानबूझकर समय ले रहा हूँ, ये ध्यान देना, इंटेंसली बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे ना, उस समय मैं इतनी बातें आपको बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ जोर देके बता रहा हूँ हर चीज को। आप नोट कर लो, पेज नंबर नोट कर लो, और अपने खुद के नोट्स बनाओ, फिर आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी काम करने की, और आपको पेज नंबर याद हो जाएंगे, पेज खोलने नहीं पड़ेंगे। मैंने आपको कहा था कि बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए निकालते शेयरिंग में, फिर बीयरिंग में, तो आपको मैंने शेयरिंग में निकालना बता दिया। अब बता रहा हूँ बीयरिंग के अंदर, बीयरिंग के अंदर जो है स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है, देखिए बीयरिंग के लिए एक शब्द काम आता है P, शेयरिंग में S काम आता था, बीयरिंग में P काम आता है। P मतलब बोल्ट, D मतलब डिजाइन, V मतलब आपके बोल्ट के लिए सारे फॉर्मूले में V लगा देते हैं अपन, VDSB, डिजाइन बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। पहले क्या था, डिजाइन शीरिंग स्ट्रेंथ, ये डिजाइन बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, VDPB, या VNPB अपॉन गामा MB। ध्यान देना, ये वही चीज है जो पहले थी हमारे, सेम डिजाइन बीयरिंग, ये पेज 75 1034 आएगा, जो पहले था ना, जो पहले कराया था आपका, वो पेज 75 1033 था, ये VNSB था और गामा MB था, और ये VNP भी है और गामा MB वही है। ये P का मतलब बीरिंग, और यहाँ था आपका
एस, एस का मतलब शेयरिंग, वो 10.3.3 और ये 10.3.4। देखिएगा, हर चीज समझ लीजिएगा। टेन पॉइंट थ्री पॉइंट फोर, पेज नंबर 75। दिख रहा है आपको यहाँ पे 10.34 बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। ये आपको मिलेगा फॉर्मूला यहाँ पे वी डी पी वी, वी डी पी वी इज इक्वल टू वी एन पी वी, वी एन पी वी अपॉन गामा एम बी। बहुत छोटा अक्षर है, आप जब देखेंगे ना साक्षात टेबल पर जब पड़ी होगी आपके सामने, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फॉर्मूला है। अब मैं चूंकि एक बार ये पेज समझा चुका हूँ आपको, अब मैं इस पेज को हटा दो, अपनी कॉपी वाला पन्ना काम में लेता हूँ, ताकि आपको समझ में बड़ा बड़ा अक्षर से जल्दी आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो पहले तो फॉर्मूला जो है डिजाइन बीरिंग कैपेसिटी जो होती है, जो या हम कहेंगे डिजाइन बीरिंग स्ट्रेंथ, वो ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर ये तो वही चीज है जो शेयरिंग में थी, कोई फर्क नहीं है, 1.25। अब ये कैसे निकालते हैं, वी एन पी वी, तो वी एन पी वी, इसके लिए फॉर्मूला ये कोड में दे रखा, वही है, सेम जगह है। ये रहा फॉर्मूला, देखिए दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये देखिए 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू, 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू। ये फॉर्मूला सब एक ही पेज में मिलेगा आपको। यहाँ मैंने आपके लिए बड़े अक्षर कर दिए हैं। 2.5 इंटू, ये जब आप अभी लग रहा है बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब अपने हाथ से सवाल करेंगे ना, ये सब काम एक एक मिनट के हैं सारे, ये बहुत जल्दी होती है कैलकुलेशन। 2.5 के बी डी टी एफ यू। अब इसमें ये डी तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, टी थिकनेस, एफ यू अल्टीमेट डिस्टेंस जो पहले हम कर चुके हैं, ये बोल्ट की है यहाँ पे। और अब ये यहाँ पे केबी क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज केबी, व्हाट इज केबी, देखना पड़ेगा हमको इसमें। यहाँ पे देखिएगा, केबी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये चार वैल्यूज हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों में जो सबसे कम है वो केबी है, E/3। ये देखो फिर कह रहा हूं आपको याद नहीं करना है, ये कोड में लिखा हुआ है। कई बार बच्चे घबराए, सर कैसे याद करोगे, याद करना ही नहीं आपको ना, सब कुछ लिखा हुआ है। E/3D0, स्मॉल b/3D0 -0.25, FUV/FU और 1.0। इन चार में से जो वैल्यू सबसे कम होगी वही हो जाएगी केबी। अब देखिएगा, ये ई क्या बोला है, ई है मिनिमम एज या एंड डिस्टेंस। D0 डायमीटर ऑफ होल, कई बार ये कोड में आपको DH मिलेगा, एच मतलब होल होता है ना, HOL होल में एच आता है, तो ये D0 कई बार DH मिलेगा, पर इस कोड में ये D0 लिखा हुआ है। तो D0 का मतलब होता है डायमीटर ऑफ होल, लिखा ना D0 डायमीटर ऑफ होल। और P का मतलब होता है पिच ऑफ बोल्ट, जो बोल्ट है ना उनका पिच क्या, दो लगातार बोल्ट के बीच की दूरी कितनी है, ये D0 पे डायमीटर ऑफ होल ही है। FUB, ये देखिए मैंने यहाँ सीखा है यहाँ पे FUB के बारे में, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है। देखिए जिन दो प्लेटों को जोड़ना आपस में, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है टेंशन में, वो FU है, और ये FUB है बोल्ट के लिए। अब आप एक बात पक्की समझ लो कि आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पर,
आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको Fe 410 ग्रेड का स्टील मिलेगा हमेशा, इसको रट लो बिल्कुल, ये मिलेगा आपको हर सवाल में। कई बार इसको Fe 410 को ई बोल देते हैं, केवल ई 410 ग्रेड, ये स्टील ग्रेड है जिससे कि पूरा स्ट्रक्चर बनता है। Fe 410 ग्रेड का स्टील, तो जब Fe का मतलब होता है फेरस, Fe 410 ग्रेड का स्टील जो होता है उसके लिए आपको Fu याद रखना है। Fu होता है 4, जो ये दिख रहा है ना वही होती है वैल्यू Fu की, 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑलवेज। और ये तो Fu भी है जो आपको सिखा दिया था मैंने, 4.6 में 400 हो जाएगी, और ये आपको बता चुका हूँ। तो ये 400 होती है, और ये सॉरी ये जो Fu है ये 250 होती है, मैं गलत बोल के जल्दी से। Fu जो होती है ये 400 होगी उस ग्रेड के लिए, Fu हो जाएगी आपके अभी देखिए क्वेश्चन करते हैं अभी हम, इसमें एकदम से क्लियर हो जाएगा। Fub में आपका आ जाएगा ये 400 अपॉन 410, ये 410 ही होती है, ये 410 ही होती है, करेक्ट है। अब क्या होता है, ये जो ग्रेड है आपके स्टील का E 410, इसमें जो Fu होता है, Fu ये तो होता है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक होता है Fy, ये होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये याद कर लो आप। ये Fy मतलब होता है यील्ड स्ट्रेंथ, और ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्लेट की बात कर रहा हूं, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट Fu, और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टील के लिए याद रखनी। और ये जो Fub है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, ये हमेशा ग्रेड के हिसाब से होगी, जो बोल्ट का ग्रेड है 4.6 है 8.8 है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये चारों चीजें निकालनी आपको आना चाहिए। उसके अंदर दो बातें मुख्य हैं, ई और D0, या ई D0 और पी, ये तीन चीजें आपको मैं सिखा देता हूँ अच्छे से। उसके लिए ये देखिएगा, मुझे अलग से पन्ना खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अलग से व्हाइट पेपर नहीं होगा ना तब तक ये बातें समझ में आती नहीं है। देखो जैसे ये प्लेट है, ये डॉटेड लाइन है ना, ये नीचे की प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट, यहाँ से यहाँ तक है नीचे वाली, और एक प्लेट ऊपर की यहाँ से लेकर यहाँ तक, दो प्लेट है ये, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डॉटेड है ना, ये नीचे है ये ऊपर है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक बोल्ट यहाँ लगा दिया, एक बोल्ट यहाँ लगा दिया, एक बोल्ट यहाँ लगा दिया, यहाँ भी देखिए एक बोल्ट लगा दिया, एक बोल्ट लगा दिया, एक बोल्ट लगा दिया। अब ये जो बोल्ट का सेंटर है, ये वाला, ये बोल्ट का सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली जो है ना किनारी है ना, ये किनारी, ये जो प्लेट की जो एज बनी हुई है किनारी, इससे दूरी कितनी सेंटर की, ये वाली, या इधर देखो ये भी वही है, सेम है। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये वाली, ये और ये वाली, इसको हम कहते हैं E0, ये भी डिस्टेंस E0 है। ऐसे देखो ये डिस्टेंस E0 और ये भी E0, उधर देखो ये E0 और ये E0, यहाँ देखो E0 और ये E0, यानी कोई जो बोल्ट लगा हुआ है, जिस प्लेट को जोड़ा हुआ है, ये देखो इन दो प्लेटों को जोड़ा हुआ है, ये इसकी एज है, किनारी है, उससे बोल्ट का सेंटर कितना दूर है वो कहलाती है एज डिस्टेंस, EDGE, किनारा दूरी। और ए होती है बोल्ट से बोल्ट की दूरी, यानी इस बोल्ट से इस बोल्ट की दूरी, ये पिच कहलाती है, इसे कहते हैं पिच, पी। यहाँ पे देखो ये पिच यानी कि पी। और एक ये बोल्ट का होल है, बोल्ट का सुराख है। ये सुराख जो होता है ना बोल्ट का, ये बोल्ट के डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है, दिखती बात है। बोल्ट कभी मान लीजिए जोर लगने से कुछ फैले तो सुराख तो बड़ा होना चाहिए ना, वरना बोल्ट को कैसे वो कवर करेगा सारा। तो तीन बातें आपको समझनी पड़ेगी। E0
डी एच कह दो या कई बार इसको डी जीरो भी कह सकते हैं, और साथ साथ में बी, यानी बोल्ट का पिच, होल का डायमीटर, डायमीटर ऑफ होल, बोल्ट का जो होल है ना सुराख, उसका डायमीटर, और ये एज डिस्टेंस, ये तीनों आपको निकालना आना चाहिए। और ये सब आपको कोड में दिया हुआ है, कहीं कोई आपको ढूंढना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है आपको। देखिएगा, पहले बात करते हैं ई की, मिनिमम एज डिस्टेंस या कह दो या एंड डिस्टेंस कह दो। ये आपको पेज 74 में मिलेगा, 10.2.4.2 पे, पेज 74 एंड 242, 74 एंड 242 नोट करना पेज, कॉपी पेन लेके साथ बैठना है। पेज 74, 10.2.4.2, 10.2.4.2। ये देखिए 10.2.4.2 दिख रहा है ना आपको, ये देखो पेज 74 दिखिए आपको यहाँ पे, ये 10.2.4.2 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो बोल रहा हूँ, द मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ ए प्लेट shall not be less than 1.7 times the whole diameter in case of shear or हैंड फ्लेम, यानी आपने कोई हाथ से छेद किया है या शेर का होता है बड़ा रफ छेद किया है। नॉर्मली हम क्यों ऐसा काम हाथ से करेंगे, सब ऑटोमेटिक काम होता है आजकल, तो हम तो मानेंगे मशीन फ्लेम, तो उसमें किया है 1.5 टाइम इन केस ऑफ रोल्ड या मशीन फ्लेम कट। हम सारा रोल्ड से सेक्शन लेते हैं, मशीन से काम करते हैं, तो आपको 1.7 नहीं लेना। हाँ, अगर कभी सवाल में कह दे आपको कि आपको जो शेयर्ड या हैंड फ्लेम कट लेनी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये 1.7 है, फिर ये 1.5 नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, और आपको 1.5 टाइम लेना है। किसका, होल के डायमीटर का, यानी जो सुराख का डायमीटर है ना, उसका 1.5 गुना कम से कम है ये। आप थोड़ा उसको राउंड को ज्यादा कर सकते हो। तो आपको ये बात समझा दी एज डिस्टेंस की, 1.5 टाइम होल डायमीटर। अब होल डायमीटर कहां से लें, ये डी का मतलब है डायमीटर ऑफ होल, ये पेज 73 पर है, और टेबल 19 देख लो आप, पेज 73, टेबल 19, पेज 73, टेबल 19। बस आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। टेबल 19 और पेज नंबर 73 देखिए आप, ये आपको इस पे क्वेश्चन बनते हैं 3 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसा मिलेगा आपको, साइज ऑफ होल इज इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर ऑफ फास्टनर प्लस क्लियरेंस, यानी जितना डायमीटर बोल्ट करना उससे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, कितना ज्यादा वो यहाँ लिखा हुआ है। आप तो बस ये ध्यान रखो, ये वाला उसको भूल जाओ, वो नहीं याद रखना आपको। आपको स्टैंडर्ड क्लियरेंस इन डायमीटर एंड विड्थ ऑफ स्लॉट के हिसाब से करना है। ये वाला आपको काम में नहीं लेना, ये वाला आपको ये वाला काम में लेना है, ये काम आता है। यानी ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड क्लियरेंस इन डायमीटर एंड विड्थ ऑफ स्लॉट। क्लियरेंस का मतलब गैप, किसमें, डायमीटर में, यानी बोल्ट के डायमीटर में, और विड्थ ऑफ स्लॉट यानी आपने जो काटा, जो खांचा काटा है ना उसके अंदर, या विड्थ का मतलब यहाँ पे डायमीटर बन जाएगा। अगर बोल्ट का डायमीटर 12 से 14 mm है, देखा ना 12 से 14, देखा ना नॉमिनल साइज ऑफ बोल्ट, फास्टनर मतलब बोल्ट होता है यहाँ पे। अगर बोल्ट, वैसे रिवेट भी होता है पर अभी अपन बोल्ट कम ले रहे हैं। अगर बोल्ट का डायमीटर 12 से 14 mm तक है, 12-14 इस प्रकार का, तो आपको होल का डायमीटर निकालने के लिए 1 मिलीमीटर जोड़ना पड़ेगा, 1.0। यानी अगर बोल्ट का डायमीटर 12 या 14 है, तो होल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर 12 है तो 13 हो जाएगा, 14 है तो 15 हो जाएगा, एक जोड़ना है। अगर 16 से लेके 22 है, तो आपको 2 जोड़ना है। जैसे 16 है तो 18 हो जाएगा, 18 है 20 हो जाएगा, 20 है 22 हो जाएगा, 22 है 24 हो जाएगा। बोल्ट के डायमीटर में 2 mm जोड़ना है। और अगर 24 mm का है डायमीटर, तब भी 2 ही है, यानी आप समझ लो 16 से लेके 24 तक 2 ही जोड़ना है। हाँ, अगर 24 से ज्यादा डायमीटर है बोल्ट,
24 mm से ज्यादा, तो फिर आपको 3 mm जोड़ना है। ये चीज आपको रटने की जरूरत है, ये आपको याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। वैसे आपको पेज का उल्लेख करना चाहिए एग्जाम के अंदर कि आपने इस टेबल से इस पेज पर आपने इसको काम में लिया है, ठीक है। तो ये बोल्ट का डायमीटर पता होगा ना, उसमें 1, 2 या 3 mm जोड़कर आपको होल का डायमीटर मिल जाएगा। और जैसे ही आपको होल का डायमीटर मिलेगा उसको गुणा करेंगे 1.5 से, तो आपको एज डिस्टेंस E0 मिल जाएगी। अब बात करते हैं पिच की। तो पिच जो होती है, जिसको कहते हैं स्पेसिंग ऑफ बोल्ट, उसके लिए क्या रूल है कि 2.5 गुना बोल्ट का डायमीटर, ये होल का डायमीटर नहीं है, ध्यान रखना, डी डाया बोल्ट है, बोल्ट के डायमीटर के 2.5 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से, हालांकि ज्यादा के लिए फॉर्मूला है, लेकिन हमें तो यहाँ कम से कम लगाना होता है, तो जो कम से कम होता है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लो बस। जैसे कहते हैं कि 22 से कम नहीं होना चाहिए था, 25 ले लो, 28 से कम नहीं होना चाहिए, 30 ले लो, इस प्रकार राउंड फिगर में। तो 2.5 इंटू बोल्ट के डाया से कम नहीं होना चाहिए। ये कहाँ मिलेगी? ये पेज 73 10-2, पेज 73 10-2, पेज 73 10, देखिए दिख रहा है आपको 10-2, पेज 73। मिनिमम स्पेसिंग, the distance between center of fastener shall not be less than 2.5 times the nominal diameter of the fastener। यानी जो नॉमिनल, यानी जो आपको बोल्ट का डायमीटर मिला हुआ है, उसके 2.5 गुने से कम नहीं होना चाहिए। बस, अब तो कोई समस्या ही नहीं है। अरे जब वास्तव में सवाल करेंगे ना, तो मिनट लगेंगे, 2 मिनट 3 मिनट से लगेंगे, बहुत फास्ट काम होता है ये। अब देखो, ई मिल गया, D0 मिल गया, D0 मिल गया, पिच मिल गया, FUV में आपको कह चुका हूँ, ये जो बोल्ट का ग्रेड है उसके हिसाब से नॉर्मली आपका 4.6 का होता है ना, तो ये हो जाएगा 400। और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी है? प्लेट की। ये कितनी हो जाएगी? 410। ये E410 ग्रेड के लिए, इसमें FI का यहाँ नहीं रहा है, और 1 तो 1 ही होता है। आप चारों वैल्यू निकालेंगे, और इन चारों में से जो सबसे कम होगी, नॉर्मली नॉर्मली मेरे ख्याल से ये कम आती है, ये वाली। कभी ये भी आ सकती है, लेकिन जो भी हो, नहीं, ये कम आएगी, नॉर्मली ये आएगी। मतलब नॉर्मली कह रहा हूँ मैं आपसे, हमेशा नहीं। आपको तो रटना नहीं है, इन चारों में से जो कम होगी वो लेनी है आपको। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ई के बारे में कहा ना मैंने, 1.5 D0 रोल्ड मशीन फ्रेम के लिए, और 1.7 D0 अगर शेड और हैंड फ्रेम कट है तो। D0 डायमीटर ऑफ होल है पेज 73 पे। D+1 करना है, D+2 करना है, या D+C करना है। ये 12 से 14 के लिए, 16 से 24, और ये 24 से बड़ा है तो। पिच के लिए मैंने कह दिया 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, पेज 73 पे लिखा हुआ था। अब लास्ट, इस वीडियो का लास्ट पेज है, देखिएगा। FUB, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। देखा ना मैंने आपको, अल्टीमेट, जैसे मान लीजिए 4.6 ग्रेड का बोल्ट है, तो 400 हो जाएगा। और FU है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। जैसे FU होगी 410 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और FE 410 ग्रेड बोल्ट। ये FE 410 ग्रेड शीट कह दो या स्टील कह दो, जो भी है। और T जो है, ये T बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। T इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इसके अंदर, इस फॉर्मूले में T का बड़ा महत्व है। T जो है ये बहुत तंग करता है, ये T बच्चों की समझ में आसान ज्यादा नहीं है। ये देखिएगा, ये है ना T यहाँ पे, ये T, ये वाला, ये T, ये T कैसे समझो आप? देखिए, अगर लेफ्ट जॉइंट है, मैंने आपको अभी लेफ्ट जॉइंट बताया था ना, 2 प्लेट होती है, लेफ्ट जॉइंट है, तो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जैसे एक प्लेट है 6 mm, एक 8 mm, तो आपको T लेना 6 mm लेना। अगर सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट है, तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आएगा, यहाँ पे थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आएगा। मेन प्लेट मान लीजिए 12 mm की है, कवर प्लेट मान लीजिए 8 mm की, तो ये 8 आएगा। और डबल कवर बट जॉइंट है, डबल कवर बट जॉइंट, तो थिकनेस ऑफ मेन प्लेट आएगा। क्योंकि नॉर्मली जो मेन प्लेट होती है ना, वो होती तो बड़ी है साइज के अंदर, लेकिन 2 कवर प्लेट को मिलाकर छोटी पड़ जाती है। यानी कि थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 2 कवर प्लेट मिलकर भी मेन प्लेट से छोटी रह जाए, उस केस में वो होगा। जैसे मान लीजिए ये कवर प्लेट है 2, और ये आपके मेन प्लेट है, ये कवर है।
ये कवर प्लेट की मोटाई को मैंने T1 कह दिया और मेन प्लेट की मोटाई को मैंने D कह दिया, ये चलो मैंने T2 कह दिया। अब जो T है वो मैं T2 लूंगा, मेन प्लेट की जो है ना वो T2 लूंगा। कब? अगर दो T1 जो है वो T2 से बड़ा हो तो, यानी दो कवर प्लेट की थिकनेस को जोड़ के अगर मेन प्लेट की थिकनेस से ज्यादा है तो आपको फिर T2 लेना है, जो कम है वो लेना है। और T की जगह आपको 2T1 लेना है। आप दो कवर प्लेट की मोटाई को जोड़कर यानी कि 2T1 कर कर लेना है। कब? अगर T2 जो है T2 वो 2T1 से बड़ा है, यानी कि ये जो कवर प्लेट की मोटाई है ना इसका दुगना कर दो, उससे भी बड़ी होती T2, यानी कि ये T2 बड़ा है, उस केस में 2T1 छोटा हो गया तो ये 2T1 आ जाएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि दोनों कवर प्लेट की मोटाई जो होती है वो मिलकर हमेशा मेन प्लेट की मोटाई से ज्यादा होती है, तो आपको मेन प्लेट लेना है। तो मैंने समझा दिया। ये आपको जब सब कुछ मिल गया फॉर्मूले में तो आप बीरिंग स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। उसके बाद आपको बताया शीयरिंग स्ट्रेंथ निकालना बताया मैंने आपको, और जो दोनों में कम होती है वो बोल्ट की वैल्यू कहलाती है, उसे कहते हैं बोल्ट वैल्यू या स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। अब आपको निकालने हैं क्वेश्चन में, डिजाइन में, नंबर ऑफ बोल्ट, कितने बोल्ट लगाने पड़ेंगे, 2 4 5 10, इस प्रकार से। बड़ा आसान है, जो फोर्स आपको ट्रांसफर करना है उस जॉइंट पे, उस पे स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट का भाग लगा दो। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए 20,000 न्यूटन का फोर्स आपको ट्रांसफर करना है और एक बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है वो मान लीजिए 5,000 न्यूटन आ रही है। कितनी आ रही है? 5,000 न्यूटन आ रही है। ये एक बोल्ट की स्ट्रेंथ आ रही है, एक बोल्ट इतना बल ले सकता है और 20,000 न्यूटन का फोर्स ट्रांसफर कराना है। कितने बोल्ट लगाने पड़ेंगे? अगर एक बोल्ट इतना ले सकता है, इतना ट्रांसफर करना है, इसमें भाग लगा दो बस। तो भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 5,000, ये 20,000 है तो 4 आ जाएगा ना। ये भी हाँ, आप 20,000 में भाग लगा दो 5,000, तो 4 बोल्ट लगाने पड़ेंगे आपको बस। यानी जितना लोड आपको ट्रांसफर कराना है उसमें भाग लगाओ, एक बोल्ट कितना फोर्स ले सकता है। और ये एक बोल्ट कितना फोर्स ले सकता है ये कैसे पता पड़ेगा आपको? दो वैल्यू निकालेंगे, शीयरिंग में और बीरिंग में। आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे, कोड नंबर में पेज बताए थे। जो दोनों में से कम आएगी वो एक बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी या बोल्ट की वैल्यू होगी, और उस बोल्ट की वैल्यू का भाग लगाएंगे जो लोड आपको ट्रांसफर करना है उसमें, तो बोल्टों की संख्या आ जाएगी। ये नंबर ऑफ बोल्ट है ना, नंबर ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू फोर्स टू बी ट्रांसमिटेड। लिख देता हूँ, फोर्स टू बी ट्रांसमिटेड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट। बस ये फोर्स किसमें होगा? न्यूटन में। और स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट किसमें होगी? इसको कैसे बोलेंगे? न्यूटन पर स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट, न्यूटन पर बोल्ट, ऐसे न्यूटन पर बोल्ट। तो न्यूटन में भाग लगाएंगे, न्यूटन पर बोल्ट का न्यूटन कट जाएगा, बोल्ट आ जाएगा, तो बोल्ट की संख्या आ जाएगी, नंबर आ जाएगी, यहाँ पे बोल्ट की संख्या आ जाएगी। ये मेरा वीडियो अब यहीं पे खत्म होता है। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को समझा होगा और बोल्ट की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, बोल्ट की संख्या कैसे निकालते हैं ये समझ लेंगे। तो आगे जब हम सवाल करेंगे, देखिए सवाल करना बहुत आसान होता है और सवाल के पीछे जो रहस्य होते हैं ना, गूढ़ बात है, वो समझना कठिन होता है। मैं अभी शुरुआत की वीडियो में गूढ़ बातें सिखा रहा हूँ आपको मैं। तब आप जब सवाल करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।